गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जुम्मन पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। मेरे पिताजी को संसार भर के किसी दर्जी का काम पसंद नहीं था। वे कहते थे कि कुर्ता और अचकन की जैसी काट जुम्मन काटते हैं वैसी कोई काट ही नहीं सकता। यानी कुर्ता और अचकन जैसा जुम्मन सिलते हैं वैसा कोई भी नहीं सिल सकता। उनकी सिलाई इतनी मजबूत होती है कि चाहे कपड़ा तार तार हो जाए, पर मजाल क्या कि सिलाई कहीं से उधड़ जाए। जुम्मन भी गर्व से कहा करते थे, 7 पीढ़ी से मेरे यहाँ दर्जी का धंधा हो रहा है बाबू। कपड़ा फटने से पहले यदि सिलाई उधड़ जाए तो मैं अपना हाथ कटा दूं। सिलाई तो मैंने अपने बूढ़े दादा की गोदी में बैठकर उस समय से सीखी है जब मुझे साफ साफ बोलना भी नहीं आता था। जुम्मन यूं तो 12 महीना काम करते थे, मगर दशहरे, होली और ईद के पहले इतना अधिक काम हो जाता था कि उन्हें सांस लेने का भी अवकाश नहीं मिलता था। जुम्मन के 2 लड़के थे, वे दोनों भी साथ साथ काम करते, पर कपड़ों का ढेर समाप्त होने को ही नहीं आता था। लेकिन काम कम हो या अधिक, जुम्मन को कभी किसी ने काम जल्दी करते हुए नहीं देखा। कपड़ों के ढेर में बैठे हुए सामने फैले हुए कपड़ों पर वे उसी सावधानी के साथ कैंची चलाते थे जैसे एक कुशल चित्रकार अपने सर्वोत्तम का अर्थ है सबसे उत्तम चित्र पर तुलिका से रंग भरता है, अथवा सिद्धहस्त मूर्तिकार छैनी के अंतिम प्रहारों से अपनी मूर्ति का रूप निखारता है। सिद्धहस्त होता है अपने काम में कुशल होना और प्रहार होता है आक्रमण। इस काम को करते समय जुम्मन की मुद्रा में योगियों की समाधि सी थी, जो उस समय लगती थी जैसे आराध्य का चित्र सामने होता है। आराध्य होता है भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं। जुम्मन कभी काम को बेगार की तरह नहीं करते थे। गांव में सभी तो उनके सगे थे, कोई उनका भाई था तो कोई भतीजा, कोई नाती था तो कोई चाचा। अब कौन कितनी सिलाई देता है, जुम्मन ने कभी इसकी चिंता नहीं की। सिलाई में सब उन्हें पैसे ही दे ऐसी बात भी नहीं थी। गांव की ग्वालिनों ने दूध दही छोड़कर उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। जमींदार और कई किसानों ने जुम्मन कभी पैसे लेते ही नहीं थे। फसल के समय जुम्मन के घर अनाज पहुंच जाता था। कभी खलिहान में जाकर उनके लड़के ले आते थे तो कभी लोग स्वयं उनके यहाँ पहुंचा जाते थे। जुम्मन के घर की मरम्मत के लिए खपरेल गांव का कुम्हार देता था और जुम्मन शादी ब्याह या त्योहारों के अवसर पर उसके कपड़े बिना सिलाई लिए ही सी दिया करते थे। जुम्मन तो पूरे ग्राम परिवार के प्राणी थे, उन्होंने कभी अपने को अलग समझा भी नहीं। मेरे घर पर यदि कभी मुंडन जनेऊ होता तो जुम्मन अपने पूरे परिवार के साथ आते, बिरादरी वालों की तरह जीनते और जाते समय परोसा भी ले जाते। दशहरे के अवसर पर गांव में जो रामलीला होती थी उसमें जुम्मन बड़ी प्रसन्नता से भाग लेते थे। वानरी और राक्षसी सेना के वस्त्रों की मरम्मत तो वे निशुल्क करते थे। निशुल्क करना बिना पैसे लिए हुए कार्य करना। कभी कभी वे नाटक में पार्ट भी लेते थे। राजगद्दी के समय भांडों का जो स्वांग होता था उसमें जुम्मन भी अवश्य सम्मिलित होते थे। सम्मिलित होना, शामिल होना। और भांड एक विशेष जाति का नाम है बेटा। और लय से राम राज्य की मुबारकबादी गाते थे। उनका गला भी बुरा नहीं था। मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने जुम्मन के अलावा और किसी के हाथ का सिला कपड़ा नहीं पहना। पिताजी के जीवन में गांव से भी संबंध बना रहा और जुम्मन के दर्शन भी होते रहे, पर पिताजी के देहांत के बाद यह संबंध टूट सा गया। और एक तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 8 साल के बाद गांव गया, और वह भी अपने संबंधियों के लड़के के विवाह में। गांव जाकर सुना कि जुम्मन बीमार है और संभवतः बचेंगे नहीं, अतः उन्हें देखने की इच्छा मैं रोक नहीं सका। जुम्मन का घर बाहर से बहुत नहीं बदला था, पर और बहुत बदल गया था ऐसा मुझे लगा। घर के बाहर पहले की तरह ही 1-2 बकरियां बंधी थी, गाय भैंसे थी नहीं। बाहर जो तख्त पड़ा था वह कई जगह से टूट गया था। पिछले दिनों जुम्मन के यहाँ बहुत अधिक भीड़ हो जाया करती थी तो उनके ग्राहक इसी पर बैठा करते थे, पर आज उस तख्त को देखने से ऐसा लगा कि जैसे बहुत आदमी अब उस पर बैठने नहीं आते। आवाज देकर भीतर गया तो जुम्मन को एक पुरानी खाट पर पड़े देखा।
मुझे पहचान कर उसने उठने की चेष्टा की। चेष्टा करना कोशिश करना, और उस चेष्टा में वे खांसने लगे। कुशल मंगल के बाद उनसे जो बातचीत हुई उसे सुनकर मैं उदास हो गया। उनकी करुण कहानी युग का इतिहास थी। वे धीरे धीरे बोले, बदलते हुए जमाने से मैं बहुत लड़ा बेटा, पर हार गया। धीरे धीरे अब तो सब कुछ बदल गया है। अब तक तुम्हारे पिताजी की तरह पुराने विचारों के लोग गांव में रहे, पर मेरे सिले कपड़े की कुछ कदर रही। पर उन लोगों के जाने के बाद तो मेरी कमर ही टूट गई। उस मशीन को देखकर तुम अचरज कर रहे होगे, पर मशीन लाने की इजाजत तो मैंने तब दी जब घर में फाके होने लगे। यानी फाके होना, भूखे रहने की नौबत आना। गांव के लोगों को जब विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे और उन्होंने हथकरघे पर तैयार मोटे कपड़े लेने बंद कर दिए, तो जुलाहे अपनी रोटी कमाने के लिए शहर से सिलाई की मशीन ले आए। उनके लड़के शहर में रहकर नए ढंग के कपड़े काटना सीना भी सीख आए। गांव के लड़के इन्हीं नए फैशन के कपड़ों को पसंद भी करने लगे। वे कम पैसे लेकर जल्दी सिलाई करने लगे। आने दो आने में उनका काम चल जाता था। फिर सिलाई कितनी मजबूत होती है और काट कैसी है, इसे देखने वाले कम रह गए। मेरे हाथ की सिलाई महंगी लगने लगी। धीरे धीरे लोगों ने मेरे पास आना छोड़ दिया। जिनसे मैंने कुछ नहीं मांगा था, वे भी मुझे देखकर मुंह चुराने लगे। मैं तो रूखी सूखी खाकर भी चलाता रहा, पर यह लड़का नहीं माना और 2 साल पहले मशीन खरीद लाया। अब रोटी तो मिल जाती है, पर घर की रौनक चली गई। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, अब तो 1 पाव मट्ठा भी चाहिए तो उसे भी खरीदना पड़ता है, और जलाने का उपला भी खरीद कर आता है। यह सब कुछ मैं सह लेता हूँ बेटा, पर आस पड़ोस में जब शादी ब्याह होता है और जुम्मन की को कोई नहीं पूछता तो मेरी छाती फट जाती है। यानी जुम्मन को किस बात का दुख है कि जब जिनका उन्होंने काम किया है और उनके घर में जब शादी ब्याह होता है, तो जब जुम्मन को कोई नहीं पूछता है तो उसे बहुत दुख होता है। एक दिन था जब गांव की जितनी भी शादियां हुई, जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़ को पहन कर ही हुई। और आज अच्छा किया बेटा तुम आ गई, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। और जुम्मन की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू चू पड़े। आंखें मेरी भी गीली हो गई थी।